नमस्कार। बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीच बहस दूरदर्शन का एक ऐसा कार्यक्रम है जिस पर हम समय समय पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। ये वो मंच है जिस पर हम ये जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और किस तरह से उन परिस्थितियों से निपटा जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महामारी की, एक ऐसे प्रकोप की जिससे ना सिर्फ भारत देश लड़ रहा है अपितु पूरा विश्व अपने ही स्तर पर संघर्ष कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। किस तरह से भारत कोरोना मुक्त हो सकेगा, इसमें कितना समय लगेगा और आज कोरोना की हमारे देश में क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय विद्रोही जी को। विजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं विजय जी कि आज जो है कोरोना से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व लड़ रहा है और उस पर युद्ध स्तर पर हर देश अपने ही तरह के प्रयास कर रहा है। जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, जो हम जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी 3 जगहों का दौरा करके हैं, वो है वैक्सीन की, जिससे आशा का कुछ अब संचार होने लगा है कि शायद हम जल्दी से कोरोना से मुक्त हो सकेंगे। आपके क्या विचार हैं? देखिए, प्रधानमंत्री कल 3 जगह गए, अहमदाबाद गए, पूना गए और हैदराबाद। 3 जगह गए और तीनों जगह उन्होंने वो प्रोडक्शन सेंटर देखे जहाँ पर वैक्सीन तैयार होगा और अलग अलग डोज उसकी तैयार होगी। तो कुछ तैयारियां हो चुकी होंगी, कुछ आशा बंदी होगी, कोई उम्मीद बंदी होगी। यूं ही प्रधानमंत्री इस तरह के दौरे पर नहीं निकलते। फैज साहब का एक शेर है कि ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये 8 महीने लंबी शाम है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो वैक्सीन आई नहीं है। अभी तो वैक्सीन जब आएगी उसका वितरण कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सामने हैं। और अभी दुनिया में बेसिकली हिंदुस्तान के सामने 3 बाज़ार खुले हुए हैं वैक्सीन के हिसाब से। एक स्पुतनिक है जो रूस ने वैक्सीन बनाई है, जिसका भारत में भी ट्रायल चल रहा है, क्योंकि भारत भी उस वैक्सीन के जो नतीजे आ रहे थे उस पर इतना शायद खुश नहीं था या संतुष्ट नहीं था। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी एक वैक्सीन है, जो पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट है जहां प्रधानमंत्री खुद गए, वो पहले से ही उन्होंने 20 करोड़ के आसपास डोज तैयार करके रख दिए अपनी जेब से पैसा लगाकर, ये रिस्क उठाते हुए कि कल को अगर वो वैक्सीन फेल हो गया तो उनका पैसा पूरा का पूरा डूब जाएगा, 20 करोड़ डोजेस खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से उन्होंने ये किया है। फाइज़र है, यूरोप का एक वैक्सीन है, जो कह रहे हैं कि 92% उसकी सक्सेस रेट है। मॉडर्ना अमेरिका का वैक्सीन है, 95% कहा जा रहा है। चीन और कुछ और देशों से आ रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 3-4 जगह है जहां से हिंदुस्तान को वैक्सीन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कीमत की बात है कि एक तरफ मॉडर्ना और दूसरे जो वैक्सीन है वो करीब हिंदुस्तान की अगर डॉलर के मुकाबले रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 2,500 पौने 3,000 एक वैक्सीन, लेकिन बल्क में सस्ता हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो सीरम इंस्टीट्यूट है पूना वाला ऑक्सफोर्ड, वो कह रहा है मैं $3 में दे दूंगा, यानी $3 आज के हिसाब से ₹225 में। तो अब देखना होगा कि कौन सा वैक्सीन पहले आता है और भारत किससे करार कर पाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो 6 अरब 7 अरब आबादी है, ये सब के सब लगे हुए हैं वो वैक्सीन के लिए। बिल्कुल, ये तो बात रही कि जब वो आएगा और जब इसको अप्लाई करेंगे तब। लेकिन वैक्सीन जब आती है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसका रिजल्ट क्या है। और हम ये देखते हैं अमूमन जब भी कोई वैक्सीन तैयार की जाती है तो बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो 8 से 10 साल का समय तो शायद एक साधारण समय है जो माना जाता है। आज जो स्थिति उसको देखकर जिस युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, कितनी कारगर होगी ये? देखिए, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन तैयार हो रहा है उसमें आपने खुद अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए थे। तो उनका ये था 1.5 डोज दे रहे थे वो, 1 डोज और आधी डोज। तो 1.5 डोज में वो साइड इफेक्ट दिख रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि हम 1 डोज देंगे या फिर शायद 2 डोज देंगे, तो शायद वो साइड इफेक्ट उस रूप में नहीं होंगे। तो ये तो अच्छा हुआ पहले से ये चीज़ें सामने आ गई। स्पुतनिक का तीसरे ट्रायल पे, 3rd स्टेज का ट्रायल होके रूस में तो इंजेक्शन वैक्सीन बंटने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे देश अपने यहाँ ट्रायल कर रहे हैं। कुछ जगह कुछ माइल्ड हल्का सा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कहीं कुछ हल्के सर दर्द की शिकायत, हल्के से कुछ शरीर में दर्द की शिकायत हम सामने आ रही है। लेकिन 100% वैक्सीन एक सुरक्षित होना चाहिए। चेचक का जब वैक्सीन निकला था तो एक वैक्सीन थोड़ा गलत हो गया था कुछ, तो उसमें हजारों बच्चे जिनकी जान बचाने के लिए उनको पोलियो का, चेचक का इंजेक्शन लगाया गया था, माफ कीजिएगा पोलियो का की बात कर रहा था।
तो वो तो मर गए थे बच्चे। जी तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको हर स्टेज पे, जी इसलिए उसकी क्लिनिकल ट्रायल होती है, पहली स्टेज की होती है, फिर दूसरी स्टेज की होती है, फिर तीसरी स्टेज की होती है, फिर मनुष्यों पर होती है, पहले चूहों पर होती है, जी फिर मनुष्यों में भी वो एक जगह रख देते हैं। जैसे एक अस्पताल के अंदर 10 लोग हैं तो 10 में से 5 को तो वैक्सीन लगाएंगे और बाकी 5 को शुगर का, यानी वो क्या बोलते हैं, चीनी का इंजेक्शन लगा देते हैं सिर्फ, जी उनको नहीं लगाते। और ये बात उनको भी नहीं पता होती कि बिल्कुल, किसको कौन सा मनोवैज्ञानिक तौर पर किस हाँ, तरह और से। फिर वो टेस्ट करते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं उनको भी नहीं पता होता, जी जो मॉनिटरिंग कर रहा होता है सिर्फ उनको पता होता है कि ए को इंजेक्शन वैक्सीन लगाया गया है और दूसरे को सिर्फ शुगर वाला इंजेक्शन लगाया गया जी। है। तो इतना ध्यान रखा जाता है एक एक स्टेज के ऊपर। बिल्कुल लेकिन ये इमरजेंसी कॉल है, तो इमरजेंसी में थोड़ा हड़बड़ाहट में थोड़ी तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है बनाने का। और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जितने वैक्सीन बन रहे हैं, जितनी कंपनियां बना रही हैं, सबकी सब सफल हो। जी एक सवाल मन में आया है कि हमारा जो देश है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है और समय समय पर, या शायद देखा जाए तो एक महामारियों का भी एक अपना इतिहास है जो विश्व में रहा है। आपके अनुसार ये जो महामारी है, ये कोरोना, और जो पहले जिनके इलाज भी निकल चुके हैं, कितनी ज़्यादा भयावह है और कब तक हम इससे उभर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये सार्स के बाद आई बीमारी है। सार्स के समय वायरस का टीका बनाने की बात हुई थी, कुछ देशों में वैक्सीन का काम भी चला, लेकिन रुक गया क्योंकि सार्स का फैलाव उतना नहीं हुआ था। अगर उसका फैलाव ज़्यादा हो जाता या कोरोना का भी फैलाव अगर 1-2 देश, 3 देश, 4 देश तक ही रहता है, तो शायद इस पर वैक्सीन बनाने का काम भी इतनी तेज़ी से नहीं चलता। चूँकि फैलाव पूरी दुनिया भर में हो गया, करीब करीब पूरी दुनिया का हर देश इससे प्रभावित हो रहा है। और कायदे से तो होना ही चाहिए था कि यूहान नाम के चीन के प्रांत में फैला था और चीन तब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देता तो वहीं का वहीं सीमित होकर रह जाता, क्योंकि उस दौरान यूहान से 50 लाख लोग या तो यूहान से बाहर के देशों में गए या बाहर के देशों से यूहान आए। 1 या 2 बार व्यापारी हैं, चमड़े के व्यापारी हैं, इटली से बड़े संबंध है। आपको जानकर हैरानी होगी, अकेले यूहान से इटली के लिए 1 हफ्ते में 3 फ्लाइट जाती है। बिल्कुल, तो आप समझ सकती हैं कि कितना तभी इटली में वो ट्रैफिक है। प्रकोप हमने हाँ। देखा किस तरह हुआ। जब वैक्सीन आ जाएगी, जो कि एक बहुत ही आशावादी बात है और उम्मीद करते हैं कि इसकी वैक्सीन जल्द आए और जल्द ही हमें इस महामारी से निजात मिले। विजय जी, वैक्सीन आ जाएगी तो इसका एक प्रोसेस भी होगा, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है इस भारत देश की और जो वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन है, एज ग्रुप्स हैं, तो इसका जो प्रोसेस होगा वो भी शायद थोड़ा पेचीदा होगा। हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से इसका प्रोसेस होगा और कब तक एक आम व्यक्ति तक ये पहुँच पाएगी? देखिए, वैक्सीन बनाना अलग बात है, वैक्सीन को भारत लाना अलग बात है, अलग लाकर स्टोर करना अलग बात है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना अलग बात है, उसको मेन स्टोरेज की जगह, जैसा कि कहा जा रहा है कि गुजरात में एक जगह आएगा या कुछ और जगह आएगा, वहाँ से बाड़मेर के या बायतू तक या चोहटन तक या गडरा रोड तक ले जाना, आप इमेजिन कीजिए, वो अलग बात है। उस ट्रांसपोर्टेशन की बात, फिर उसको सुरक्षित रखना, ऐसा तो है नहीं कि उसी दिन पहुंचेगा गडरा रोड और उसी दिन सब लोगों को लग जाएगा। और अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट का है। मॉडर्ना -70, फाइजर -70 डिग्री मांगता है। कहाँ रख -70 का कहाँ होगा? मॉडर्ना -20 डिग्री है। ऑक्सफोर्ड वाला है वो 5 से 7 डिग्री मतलब फ्रीजर में रखा जा सकता है। और रूस का जो स्पुतनिक है वो तो ऐसा है कि हिंदुस्तान के कह रहे हैं कि मौसम के हिसाब से भी काम कर लेगा। अच्छा। तो मुझे एक तो ये चीज़, दूसरा आपको कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, कोल्ड स्टोरेज की चेन बनानी पड़ेगी। कुल मिलाकर मैं आपको, दर्शकों को भी आपके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम से भी बड़ी चुनौती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आम चुनाव का, 2019 के आम चुनाव में 90 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट बनाई गई, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, उसमें से 60 या 65 करोड़ मतदाताओं में लाइन में लगे और जिन्होंने वोट दिया, 60 या 65% जो आबादी थी, तो लाइन में लगे, उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और इन सब की व्यवस्था की गई। 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए, 40 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया। ये था 90 करोड़ के लिए। और अब भारत की आबादी है 138 करोड़, जब तक वैक्सीन आएगी 140 करोड़ हो चुकी होगी। अब 90 करोड़ ये और 140 करोड़ एक, आप इमेजिन कीजिए। और अगर 2 डोज लगती हैं तो 280 करोड़ डोसेस की जरूरत होगी। फिर डोसेस की जरूरत होगी, हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज है, उनका इस्तेमाल होगा, एक वॉलंटियर चाहिए होंगे, चूंकि ये वैक्सीन
सिरिंज से देना है जी। तो सिरिंज की जरूरत होगी, और सिरिंज में भी इंट्रावीनस वैक्सीन है तो एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, एक बिल्कुल। डॉक्टर की, एक नर्स की, या हो सकता है कि इतना स्टाफ चाहिए हो कि एमबीबीएस का चौथे साल का लड़का हो या तीसरे साल का लड़का हो, उसको इस काम में लगा दिया जाए। तो आप समझ लीजिए। और दूसरा, हाबड़ तोड़ मचेगी, ताबड़ तोड़, हर आदमी चाहेगा मुझे लगे, मुझे लगे, मुझे बिल्कुल, लगे। बिल्कुल। हालांकि 160 करोड़ डोज का भारत ने अभी से इंतजाम करना शुरू कर दिया है। ये खबरें आ रही हैं 50,000 करोड़ रुपया इसके लिए रख दिया गया है, ये खबरें आ रही हैं। तो जमीनी स्तर पर सारी तैयारियां हैं, बस वैक्सीन के आने का इंतजार है। ये तो बात रही जीवन की, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पहले कहाँ एडमिनिस्टर होगी ये डोज, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आते से कि जो व्यक्ति सामने आएगा उसको लगा दी जाएगी। तो विजय जी, अगर आपको जानकारी तो हमारे दर्शकों को बताएं कि उन तक पहुंचने से पहले क्या प्रोसेस रहेगा, किसको पहले लगेगा? देखिए, भारत सरकार ने साफ किया है कि एक तो सबसे पहले डोज लगेगा पैरामेडिकल स्टाफ को, वो डॉक्टर। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 1,000 से ज़्यादा डॉक्टर तो अकेले राजस्थान में इसके चपेट में आए हैं। बहुत से डॉक्टरों की मौत हुई है। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर है, वार्ड बॉय है, एम्बुलेंस बॉय है जो एम्बुलेंस से मरीजों को लेकर आता था या जिनकी मौत हो जाती थी उनको शमशान तक लेकर जाता था, या फिर पैरामिलिट्री फोर्स है, फिर पुलिस है, फिर भारतीय सेना है, फिर 60 साल से ऊपर के या 80 साल के ऊपर के लोगों की पहली प्रायोरिटी होगी, फिर 50 साल से ऊपर वालों की दूसरी प्रायोरिटी होगी। फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कि किसको बीमारियां तो नहीं है उसमें भी। अब मान लीजिए कोई 60 साल का व्यक्ति है, पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको बाद में वैक्सीन लगेगा। लेकिन अगर एक 60 साल का व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ का शिकार है या हाइपरटेंशन का शिकार है या फेफड़े उसके पहले से ही खराब हैं, तो उसको पहले इंजेक्शन लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को पहला इंजेक्शन लगेगा, ऐसा नहीं है। या मुख्यमंत्रियों को पहला इंजेक्शन लग जाएगा, या पत्रकार कहेंगे या दूरदर्शन वाले कहेंगे साहब हम भी सरकारी सेवा में लगे हुए, जनता की सेवा में, तो पहला इंजेक्शन हमें लगा दिया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही कि मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि सरकार के लिए सभी नागरिक हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो कोरोना वॉरियर से शुरू होगी कहानी और आगे हम तक शायद पहुंचेगी। विजय जी, बात करें तो आज क्या स्थिति है? देखिए, अभी तो चीज़ें काबू में आ नहीं रही हैं, साफ बात है। बीच में काबू में आई थी, कहा था कि पीक पर पहुंच गया। अब पीक पर पहुंच गया तो अब ग्राफ नीचे जाएगा, लेकिन वो नहीं गया है। दूसरी पीक दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया कि तीसरी पीक आ गई है, जो राजस्थान के लिए कहा गया कि दूसरी पीक। तो ये सब पीक के चक्कर में चीज़ें फंसी हुई हैं। हाँ, वैक्सीन के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये ना अरबों का खेल है वैक्सीन बनाना। मेहनत बहुत है, रिसर्च बहुत है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन कमाई अरबों में होती है। जैसे फाइजर कंपनी की बात कहूँ, फाइजर कंपनी की शेयर वैल्यू $3 बिलियन थी। जैसे ही उन्होंने वैक्सीन बनाया और वैक्सीन के लिए कहा कि 95% हमारा सफल है ये वैक्सीन, $28 बिलियन उसकी शेयर वैल्यू हो गई है। तो आप समझ लीजिए कि कितना इसका विस्तार है। और जहां तक आप अभी बात कर रही थी कोरोना की, तो कि कब भारत मुक्त हो सकेगा? हाँ, 80% जो कोरोना के केस हैं 10 राज्यों से आ रहे हैं, सिर्फ 10 राज्यों से, बाकी राज्यों से नहीं आ रहे हैं। उसमें भी कुछ शहर विशेष हैं, उनसे आ रहे हैं। उन शहर विशेष में से भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी गई है, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है रात का, और कुछ और रेस्ट्रिक्शंस भी की गई हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरोना का फैलाव रुक नहीं रहा है। वो बीच में ठीक होता लगता है, लेकिन फिर सुपर स्प्रेडर कुछ ऐसे आ जाते हैं या कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं। और वैसे भी हम देख रहे हैं त्योहारी सीजन है, शादियों का सीजन है, मौसम है, शायद इन चीज़ों का भी प्रभाव रहता होगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, अच्छा सवाल किया। 3 बड़े कोरोना के दुश्मन है दिसंबर। आप समझ लीजिए, एक शादी, एक दूसरा सर्दी, और तीसरा आपका प्रदूषण। अब हो रहा है क्या कि शादियों में लिमिट कर दी है संख्या, लेकिन उसके बावजूद लोग जा रहे हैं। कुछ लोग मास्क नहीं पहनते, कुछ लोग हाथ लगातार धोने वाला काम नहीं करते, कुछ लोग दूसरी लापरवाहियां बरतते हैं। दूसरी बात है कि प्रदूषण के कारण जो हवा में कोरोना का कण है वो थोड़ा भारी हो जाता है, वो देर तक हवा में रहता है, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। सर्दियों में निमोनिया जैसी चीजें हो जाती हैं, और अगर आपको निमोनिया और ऐसे में कोरोना होना, हाँ, तो आपको कोरोना के चपेट में आने की आपकी आशंका बढ़ जाती है। और ऐसे में आप कोरोना जब अगर आया और आपकी इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है या कमजोर है, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो ये 3 बड़े दुश्मन हैं। हम लोग वैक्सीन का तो इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक मास्क की वैक्सीन है। मास्क की वैक्सीन है, इसको बिल्कुल। हम तो मास्क अप इंडिया और मास्क ही वैक्सीन है, ये जो दो मंत्र हैं हमें आज की तारीख में अपने जीवन में अपना लेने चाहिए। साथ ही जैसा कि विजय जी ने कहा कि जो बहुत बेसिक प्रिकॉशंस है, बार बार हाथ धोना, अपने मुंह को ना छूना, और हमने बीच बहस के माध्यम से ही पिछली बार भी आपको ये बताया था कि किस तरह से हम अपने हाथों को अपने ही नियंत्रण में रख करके अपने आप को बचा सकते हैं। विजय जी, जैसा आपने कहा, हम तो बड़ी कंपनियों की बात करते हैं जो गेम चेंजर सी बनती जा रही है, उन्हें कितना मुनाफा मिल रहा है। एक तरफ तो जीवन की बात है और दूसरी तरफ है आजीविका की बात। तो हम जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, जो छोटे व्यापारी थे, ठेला चलाने वाले थे, सब पर ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। ऐसे में सरकार ने किस तरह के सकारात्मक कदम उठाए हैं जिससे उन्हें फिर से संबल मिल सके? देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इम्पैक्ट, जो एडवर्स इम्पैक्ट कैसा आया। लगातार दूसरी तिमाही है जब हमारे यहाँ जीडीपी यानी विकास दर है वो माइनस में गई है, -24% से घटकर -7.5 हुई है, लेकिन फिर भी माइनस में है। दूसरी चीज़ ये है कि करीब 12 करोड़ लोग गांव में चले गए थे वापस, उसमें से 6 या 8 करोड़ वापस आ गए हैं, ऐसा भारत सरकार और राज्य सरकारों के आंकड़े बता रहे हैं। तीसरी, जो एमएसएमई का क्षेत्र था जिसमें 6 करोड़ से ज़्यादा छोटे बड़े कारखाने हैं, जिसमें करीब करीब 12 या 13, 14 करोड़ को वो प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलता है, 5-6 करोड़ को अप्रत्यक्ष रूप से जो रोज़गार मिलता है। तो एमएसएमई में भी थोड़ी सी डिमांड चूँकि बाज़ार में बढ़ी है, तो एमएसएमई की स्थिति थोड़ी सुधरने लगी है। एमएसएमई यानी माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि मनरेगा में मजदूरी और बढ़ी है, 60,000 करोड़ भारत सरकार ने रखे थे, मांग बढ़ी तो 1 लाख करोड़ रुपए करने पड़े, और जनधन खातों में 1,500 हज़ार रुपया डाला गया। 80 करोड़ लोगों को जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं उनको 5 किलो गेहूं या धान और 1 किलो दाल वो अतिरिक्त रूप से मुफ्त में दी गई। तो ये सब कुछ चीज़ें भारत सरकार ने की ताकि जीवन भी बचे और आजीविका भी बचे। एमएसएमई का 5 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने माल अपना बेचा था, चाहे केंद्र सरकार को चाहे अलग अलग राज्य सरकारों को, वहाँ अटका पड़ा था। अब धीरे धीरे वो पैसा भी वापस आना शुरू हुआ है। 20 लाख करोड़ का भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सामने आकर पैकेज भी घोषित किया था, और जिसके तहत रेहड़ी और पटरी वालों को भी कि 10-10 हज़ार रुपये उनको दिए जाएंगे, इस तरह की बात भी कही गई थी। तो ये चीज़ें सारी की सारी अगर एक्युमुलेटिव रूप में हम देखें तो कहीं ना कहीं कोरोना से जो जीवन तो गया लेकिन आजीविका किसी हद तक बची रहे, उस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ है। और इतनी बड़ी जब महामारी हो, इतनी बड़ी जब जनसंख्या हो और इतने सारे जब प्रदेश हो, और फिर ऐसे ऐसे लोगों की जो कहते हो कि जैसे पंजाबियों में सरदार कह देते हैं उधर पंजाब में, और साडा की बिगाड़ लेगा कोरोना, हमारा क्या बिगाड़ लेगा बिल्कुल, कोरोना। ये इस तरह की तो इस तरह की चीज़ें हर जगह चलती हैं, तो फिर ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए। बिल्कुल। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ हर राज्य की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, अपने ही तरह के डिमांड और सप्लाई हैं। तो जब हम व्यापार की बात करते हैं तो सरकार ने तो अपना पैकेज दे दिया, स्टिमुलस पैकेज दे दिया, संबल प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन जो जनरेशन ऑफ इनकम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लग गई। उससे किस तरह से हम उभर सकेंगे? जो डिमांड सप्लाई का जो मार्केट है, जब डिमांड ही नहीं है तो किस तरह से होगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ अर्थशास्त्री एक बात कहते हैं, कुछ अर्थशास्त्री एक बात कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि स्टिमुलस पैकेज आपको उद्योग धंधों को नहीं देना। करीब 1.5 लाख करोड़ का भारत सरकार ने दिया था, उसका उद्योगपतियों ने क्या किया? उसका उद्योगपतियों ने अपना पुराना उधार चुकाने में पैसा खर्च कर दिया या पैसा दबा कर बैठ गए। उसकी जगह कहना है लोगों का कि आम आदमी की जेब में पैसा डालो, आम आदमी को और ज़्यादा राहत दो। आम आदमी की जेब में पैसा आएगा तो वो थोड़ा खर्च भी करेगा। अगर आम आदमी को नौकरी से निकाला जा रहा है तो भारत सरकार इस बात की व्यवस्था करे या राज्य सरकारों के माध्यम से व्यवस्था करे कि उसको 50% उसकी जो तनख्वाह है मालिक देगा, 50% भारत सरकार देगी। ऐसा अमेरिका और यूरोप के कई देशों में हुआ है। अमेरिका में तो बेरोजगारी भत्ता दिया गया, जीडीपी का 20% से ज़्यादा खर्च किया गया। आपको यकीन नहीं होगा, अमेरिका में जिस आदमी ने अपने आप को बेरोजगार लिखा दिया, उसको भारत की जो मुद्रा है उसमें देखा जाए तो 3 लाख रुपए मिले।
लेकिन विजय जी, अगर हम बात करें भारत और अमेरिका की, तो यहाँ पे जनसंख्या है, रिसोर्सेज हैं, और हाँ डॉलर के वो मुकाबले जब हम 25 बात ट्रिलियन करें डॉलर तो की, वो हाँ 25 हम अर्थव्यवस्था है। 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो वो 25 ट्रिलियन बिल्कुल, डॉलर तो की हमें है। अगर हाँ हम देखें धरातल पर जाकर देखें तो वहाँ और यहाँ के लाइफस्टाइल, हाँ, वर्क लेकिन कल्चर। हमारे यहाँ ये माना जी जाता है कि करीब करीब 10% जीडीपी का हो सकता कि खर्च होना चाहिए था, जी जो अब धीरे धीरे वो आंकड़ा वहां तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। पहला पैकेज, फिर दूसरा पैकेज, उसके बाद किसानों के लिए जी पैकेज, और कुछ दूसरा एमएसएमई के लिए पैकेज, जी इंडस्ट्रीज के लिए पैकेज। जी तो वो सारे पैकेज को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जी जोड़ दिया जाए, जी तो हम उस तरह कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। जी और अब तो भारत सरकार ने ये एलटीसी वाला भी एक ऐलान किया है, जी और दूसरा ये कि अब ये भी कहा है कि जहाँ कुछ कंपनीज में 100 से कम लोग हैं तो वहाँ पे पीएफ का एक हिस्सा भारत सरकार उसको वहन करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जिससे लोगों की नौकरियां बच सकें। और जैसा कि हम सब जानते हैं, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, और जब क्राइसिस आता है तभी उसका सोल्यूशन भी शायद मिल पाता है। जो एमएनसीज थी जिन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि अब भारत जो है ग्लोबल जा चुका है, और बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करती हैं, लेकिन इसके चलते भी हमने देखा कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव आया है। वो जो कंपनियाँ उनसे जुड़ी हुई थी उन पर प्रभाव आया है। वहाँ से हम कैसे उठ सकेंगे? देखिए, इसमें तो भारत सरकार को ही राहत देनी पड़ेगी, जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं। और इसमें चीन का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जो निर्यात की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। बांग्लादेश हमारे सामने उदाहरण है। बांग्लादेश हमसे कई मामलों में आगे निकल गया, क्योंकि वो निर्यात की तरफ, चीप लेबर है वहाँ पर, और चीप रॉ मटेरियल है। हमारे यहाँ भी चीप लेबर है, हमारे यहाँ भी चीप रॉ मटेरियल है, लेकिन नीतियाँ कुछ इस तरह की बनानी पड़ेंगी जिससे कि उद्योगपति निर्यात की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। अभी भी किसानों ने ही इस देश को बचा के रखा हुआ है। पहली दूसरी तिमाही में पॉजिटिव प्लस में जो भी चीज़ गई है 3.54%, वो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से ही गई है। और अभी भी जो निर्यात हो रहा है उसका 20% या 25%, मुझे सही आंकड़ा याद नहीं, लेकिन ज़्यादातर निर्यात खेती से जुड़े हुए जिनसों का, उत्पादों का ही हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, और कृषि को इसे अन्नदाता कहा जाता है, तो अन्नदाताओं ने ही शायद भारत को संभाल रखा है। विजय जी, हम अब आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न घोषणाएं की हैं, तो जो उनकी घोषणाएं हैं राज्यों के अनुसार हैं या वो यूनिफॉर्म है? क्योंकि किसी राज्य में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, किसी में कम हैं, तो उनकी योजनाओं के बारे में और किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं कि देश को जो है उभारा जा सके, संभाला जा सके, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, इसमें भारत सरकार ने 2 काम किए। एक तो इसको महामारी घोषित किया। महामारी, और जब पैंडेमिक एक्ट में आप आपदा इसको घोषित करते हैं, तो सारे अधिकार राज्य सरकारों के केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेता है। तो केंद्र सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी भी ली, और एक तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात। अब उसके अंदर कहाँ लॉकडाउन होगा, कहाँ लॉकडाउन नहीं होगा, कितने घंटे का होगा, कितने घंटे का नहीं होगा, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, कौन से सेक्टर बंद रहेंगे, कौन से सेक्टर खुले रहेंगे, ये सारे काम भारत सरकार ने तय किए। राज्य सरकारों की इसमें सिर्फ सुझाव मांगे गए, लेकिन अंतिम फैसला राज्य सरकार ने किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर बना, राज्य सरकारों की तरफ से प्रेशर बना, केंद्र सरकार पर भी थोड़ा सा प्रेशर बना कि आजीविका, अगर जीवन बचाने में इतना सारा हमने अपना चीज़ें खपा दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि जितने लोगों की मौत कोरोना के कारण हो, उससे ज़्यादा मौतें आजीविका जाने के कारण हो जाएं। तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ी शिथिलता आनी शुरू हुई। राज्य सरकारों ने अपना हिस्सा भी मांगना शुरू किया, और यही वजह है कि कुछ स्टेट्स में अच्छा काम हुआ, कुछ स्टेट्स में अच्छा काम नहीं हुआ, कुछ शहरों में अच्छा काम हुआ। अब हमारा राजस्थान को अगर आप बात करो, तो भीलवाड़ा मॉडल एक तरफ है, इंडिया भर में सबसे आदर्श मॉडल बन गया था, लेकिन अब भीलवाड़ा में भी संख्या बढ़ रही है। केरल तो ऐसा स्टेट बन गया था पूरा दुनिया भर में, जिसकी तारीफ हो रही थी केरल की। केरल में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो चीज़ें कब बिगड़ती, कब सुधरती, उसमें कंटिन्यूस, लगातार आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे और जब तक जनता लगातार आपका सहयोग नहीं करेगी, सबसे बड़ी बात है, सरकार दे देगी, बना भी देगी, दे भी देगी, मुफ्त भी दे देगी, आपके घर आकर भी दे देगी, लेकिन आपको पहना के नहीं जाएगी, पहना के भी चली जाएगी, लेकिन आपने पीछे से उतार दिया तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने आसपास वालों को ये कहना कि लॉकडाउन नहीं हो रहा, कि स्ट्रिक्टनेस नहीं हो रही, शायद कोई उपाय नहीं है। किस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं कोरोना की रोकथाम में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जाके ये बीमारी समझ में आई है।
पहले तो शुरू के कुछ महीने में तो समझ में ही नहीं आता था कि ये बीमारी है क्या, हो क्या रहा है। होती कैसे है, जी। किस तरह से होती है, कहाँ से होती है। अब कहा जा रहा है कि नहीं, सबसे पहले गले पे अटैक होता है, गले पे कीटाणु आके बैठ जाता है, फिर वो इंतजार करता रहता है कि कोई शरीर उससे लड़ता है। जी। जब शरीर उससे लड़ता है और तो वो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता जी। है। इस बीच अगर आप गरारे करना शुरू कर दें, काढ़ा पीना शुरू कर दें, गर्म चीज़ें पीना शुरू कर दें, तो वो कीटाणु मरता जाएगा, गले में उसकी संख्या कम होती जाएगी। जी। नहीं तो वो फिर सीधा अंदर जाएगा, लंग्स में जाएगा और शरीर के दूसरे हिस्सों में जाएगा। और अगर आप डायबिटीज़ के शिकार कोई हैं, भी बीमारी हाइपरटेंशन के, हृदय रोग के, तो और ज़्यादा अटैक करेगा। जी। कुल मिला के प्रोटीन है, ये जिंदा नहीं है, ये मतलब मॉलिक्यूल भी नहीं है। ये कुछ जो कोरोना का जो वायरस है, जी। ये एक्चुअली में जिंदा भी नहीं है। ये बड़ी विचित्र चीज है इसकी। और जो होते हैं कि वो सब ना जिंदा होते हैं, कीटाणु होते हैं। इसको आप कीटाणु भी नहीं कह, विषाणु भी नहीं कह सकते, कीटाणु भी नहीं कह सकते। ये प्रोटीन का छोटा सा है जो दूसरे सेल को पेनिट्रेट करता है। जी। इसका जो प्रोटीन है वो दूसरे सेल के प्रोटीन से हाथ मिलाता है जी। और फैलता उस जाता है। फिर उसके साथ दोस्ती करता है, फिर उस सेल में घुस जाता है, जी। फिर वहां से तीसरे सेल में तीसरे घुस सेल जाता में है, घुस फिर चौथे सेल में, और बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करता है। जी। अब जाके चीजें समझ में आई। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, नहीं दी जाए, कुछ इस तरह की दवाइयां दी जाएं, नहीं दी जाएं, कुछ ये दवाइयां दी जाएं, नहीं दी जाएं, इतनी दवाइयों का कॉकटेल बना के दिया जाए, नहीं दिया जाए। अभी भी कुछ चीजें तय नहीं ये है सब इसमें। सोचने की बात है। चलो, चिकित्सा विभाग है वो कर रहा है। हम एक नागरिक होने के, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम रोकथाम कर सके, अपने आसपास में भी जागरूकता का फैलाव कर सके। देखिए, वो तो हर कोई जानता है, कम से कम ये बात तो है, लेकिन कोई अपनाता नहीं है। सबसे पहले तो आपको लगातार हाथ धोने हैं, 20 सेकंड तक के लिए हाथ धोने हैं। आपको ऐसे ऐसे भी हाथ धोने हैं, आपको ऐसे ऐसे भी धोने हैं, ऐसे ऐसे भी धोने हैं, ऐसे ऐसे भी धोने हैं, ऐसे ऐसे भी नाखूनों के बीच में नहीं अटकाओ, तो ऐसे ऐसे भी धोने हैं। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन से पहले धोता है हाथ, और ये बार बार ये काम करना है। अगर आपको लगे कि अरे मेरी त्वचा खराब हो जाएगी, तो शरीर बचा रहेगा तो फिर हाथ त्वचा भी काम आएगी। आपको मास्क पहन के रखना है, मास्क से भी बिल्कुल यहाँ तक, सिर्फ फैशनेबल मास्क नहीं पहनना है, यहाँ तक पूरा ढक के रखना है, चौड़ा मास्क होना चाहिए। भीड़ में नहीं जाएं, भीड़ में नहीं जाएं। और जो सुपर स्प्रेडर हैं, कम से कम वो सुपर स्प्रेडर तो कम से कम घर बैठे, जिनको पता लग जाए कि वो सुपर स्प्रेडर हैं। तो ये सब कुछ चीजें, टेस्टिंग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण, हाँ, टेस्ट आपको फिर एंटीजन टेस्ट अलग है हमारे यहाँ, आरटी-पीसीआर टेस्ट अलग है। अभी साइंटिस्टों ने कहा कि एंटीजन टेस्ट से 60% संदिग्ध हो जाते हैं नतीजे, तो आपको पीसीआर टेस्ट कराने हैं। पीसीआर टेस्ट में पहले कहा गया कि प्राइवेट अस्पताल 4,000 रुपये ले सकते हैं, 3,000 ले सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल आया, फिर अब स्टेट गवर्नमेंट का दखल आया। तो हमारे यहाँ मतलब चीज़ें जैसी जैसी कोरोना आता गया, फैलता गया या कम पड़ता गया, उस हिसाब से हम बाजार खोलते गए, बंद करते गए, कंटेनमेंट जोन बनाते गए, कंटेनमेंट जोन को खोलते रहे। तो हम मतलब मैं एक बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ, कोरोना आगे आगे है, हम पीछे बिल्कुल, जबकि हमें उसके आगे जाना है। मतलब वो प्रयास जारी है, हम जल्दी से ओवरकम कर लेंगे। विजय जी, अब हमारे स्टूडियो में हैं और आपने जो आशा का संचार किया, जो बताया किस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भारत जो है मुक्त हो जाएगा। चलते चलते पूरी दुनिया मुक्त, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व जो एक बार फिर से कोरोना मुक्त हो जाएगा और स्थिति पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी, हम फिर से विकास की बातें कर सकेंगे। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप मान के चलिए, अगर आप ये कहेंगे कि कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कोरोना आपका ज़रूर बिगाड़ेगा। इसलिए कोरोना से बचना है, कोरोना से बचाव में ही आपका बचाव है, और कोरोना को जीतने नहीं देना है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। वैक्सीन भी आ जाएगा तो उसके 2 डोज होंगे, 3 डोज होंगे, तय नहीं, वो एक लंबा सिलसिला चलने वाला है। हो सकता है वैक्सीन आ जाए तो आपका नंबर वैक्सीन आने के 3 महीने बाद आए, और तब तक भी आपको सावधानी बरतनी है। बिल्कुल। तो सभी दर्शकों से हमारा बीच बहस के माध्यम से यही निवेदन है कि मास्क ही वैक्सीन है, एंड नो मास्क नो एंट्री अभियान को अपनाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि जागरूकता ही कोरोना से बचाव का एकमात्र माध्यम है। विजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने मौका दिया मेरी बात रखने का, शुक्रिया।